नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की राजनीति बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग साहब के साथ एक बड़ा नाम है और मूल निवासी आंदोलन की जहां से शुरुआत होती है और मूल निवासियों के सम्मान की बात जहां से चलती है वहां से वीएल मातंग साहब का नाम आता है। वैसे मातंग साहब पूरे देश में घूमकर मूल निवासियों का संगठन बनाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के निर्माण से पहले काम करते रहे, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के निर्माण के बाद वो किस नीति के साथ इस चुनावी रण में निकल पड़े हैं, ये बात उन्हीं से जानते हैं। मातंग साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बात यहीं से शुरू करते हैं साहब। बहुत हिम्मत से इस वक्त आपने पार्टी की शुरुआत की, जिस वक्त की पार्टी अंबेडकराइट्स पार्टी के नाम से बहुत सारी इस विचारधारा को लेकर पार्टियां चल रही है और आपने भी इसी विचारधारा के साथ एक नई पार्टी की शुरुआत की है। क्या नीति बनाई है आपने? जहाँ तक भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी, और कुछ पुलिस और अम्बेडकरवाद के नाम पर भी पार्टियां चला रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वर्तमान में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है कांग्रेस बीजेपी ने। कैसे कैसे? कांग्रेस के माध्यम से यूपीए बना दिया गया, अच्छा और बीजेपी के माध्यम से एनडीए बना दिया गया। अच्छा, दोनों की पॉलिसी सेम है। जो कांग्रेस ने मतलब आपका इशारा द्विपक्षीय प्रणाली की ओर तो नहीं है? हाँ, बाइपोलर सिस्टम की ओर। अच्छा, जो 91 में कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया जी, ओबीसी को 92 में अधिकार मिले मंडल कमीशन के, उससे पहले छीनने का कार्यक्रम प्राइवेटाइजेशन से शुरू किया कांग्रेस ने। SC/ST को तो 50 में मिल गया रिजर्वेशन, जी जी, ओबीसी को 1992 जी, मिलने से पहले उन्होंने प्राइवेटाइजेशन एलपीजी का लागू कर दिया, खासगीकरण का। वो भी आधा अधूरा। तो वो जब डिपार्टमेंटों का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो गया तो रिजर्वेशन तो जीरो हो गया। जी जी जी, जो 108 साल तक हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, जी हाँ, जी हाँ, प्रोविजन करने में कामयाब हुए 1848 से 1950 तक, जी, 5 मिनट में वो जीरो कर दिया। अटल बिहारी की सरकार आई थी, वही पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन की। जी, उसी समय प्रमोद महाजन ने सारा रिलायंस को टेलीफोनिक विभाग दे दिया, बिल्कुल, वो ऑयल तो सेक्टर दे दिया। अरुण शौरी की सारी नीतियों के साथ हम उसको देखते हैं। फिर यूपीए की सरकार आई, वही पॉलिसी चालू है। जी, SEZ के संदर्भ में कांग्रेस की पॉलिसी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी अमल कर रहा है। टाटा बिरला रिलायंस को टोकन रेट पर 1 रुपये के रेट पर सारा जमीनें दे रहा है। जी जी, ओबीसी की जाति जनगणना ना हो, इसके लिए दोनों की पॉलिसी सेम है। क्रिमिलियर के संदर्भ में दोनों की पॉलिसी सेम है। बहुत सारे एजुकेशन खत्म करने में, कमर्शियलाइजेशन में दोनों की पॉलिसी सेम है। तो लोकतंत्र में एक शासक होता है, एक विपक्ष होता है जी, तो यहाँ तो दोनों की पॉलिसी सेम है। भाई लोकतंत्र कहाँ है? कोई भी आता है, यूपीआई, एनडीए, SC/ST, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए उनकी पॉलिसी सत्यानाश किए है। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चल रहा है? राजतंत्र चल, बिल्कुल बाइपोलर सिस्टम उन्होंने बना दिया गया है, मनवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने। और उन दोनों की फुले साहब अम्बेडकर के नाम पर पार्टियां बनाने वाले लोग या तो कांग्रेस के पिछलगू बने हुए हैं या एनडीए के पिछलगू बने हुए, यूपीए के या एनडीए के पिछलगू बने हैं। वर्तमान में सारी पार्टियां उनका पार्ट पार्सल बनी हुई है, चाहे लालू जी हो, चाहे पासवान जी हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे करुणानिधि हो, चाहे अठौले जी हो, सारा का सारा पार्ट पार्सल बने हुए हैं, दुश्मनों के राजनीति का शिकार बने हुए हैं। तो इसलिए हमने सोचा जी जी, कि इस सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें नई पार्टी को जन्म देना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आज की तारीख में करीबन 390 सीटें चुनाव लड़वा रहे हैं। अच्छा, क्या नीति बनाई है आप? हमारी नीति है, सबसे पहले तो हमारे जितने भी इश्यू है हमारे समाज के, वो नॉन इश्यू मीडिया करके रखता है। तो हमने प्लान बनाया, इसको नेशनल इश्यू में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, एक सीट पर अगर हमने 5 लाख पर्चे अगर बंटवाया उम्मीदवार से जी, तो 10 सीट पर 50 लाख हो जाएगा, 100 सीट पर 5 करोड़, 200 सीट पर 10 करोड़ और 300 सीट पर 15 करोड़। 15 करोड़ को हम मैनिफेस्टो के माध्यम से हमारे इश्यू को नेशनल इश्यू में कन्वर्ट करने की एक तो रणनीति है। जो जन आंदोलन का हम पूर्व में 15 करोड़ को मोबिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, इस वक्त चुनाव एक साधन है, उसकी सामग्री। हाँ, चुनाव हमारा राजनीति हमारा शौक नहीं है, हमारा शौक है हमारा मिशन को कामयाब करना,
नेशनल मोबिलाइजेशन करना 15 करोड़ को, उनके मुद्दों के आधार पर मोबिलाइजेशन करना, एक बहुत बड़ी ताकत समाज में निर्माण करना, इसके लिए चुनाव को हम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन इसके लिए कोई नीति तो बनाई होगी ना आपने? इसके लिए नीति बनाई हमने, इसके लिए नीति हमने बनाई है। पूरे देश में कम से कम आज की तारीख में 25 से 50 सीटें निकालने की हमारा कैलकुलेशन है, ताकि पिछले 32 साल से हमारा अनुभव है, कहाँ हमारा वर्क ज्यादा है। जी जी जी। 32 सीटें निकालने का प्लान है। 25 से 50 सीटें में से ए में हमने 32 सीटें रखा है और सेकंड में 18 सीटें रखा है। अगर 25 से 50 सीटें निकल जाती है तो भारत की राजनीति, केंद्र सरकार 15 से 25 के बीच में रहती है। जी। आप पत्रकार हो, आपको मालूम होगा देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बना 16 सीटें थी। जी हाँ जी हाँ। जयललिता के पास 18 सीटें थी। बिल्कुल। ममता के पास 23 सीटें थी। मायावती जी के पास 21 सीटें। एक बात में समझने की 21 सीटें। जी। मुलायम के पास 22 सीटें। तो केंद्र सरकार 15-25 पर निर्भर रहती है। जी। हमने प्लान बनाया है कि 25-50 सीटें निकालकर इस देश में पहले तो बाइपोलर सिस्टम को तोड़ने के लिए, हम किसी भी बाइपोलर सिस्टम का पार्ट पार्सल नहीं बनेंगे। बाइपोलर सिस्टम तोड़ने के लिए हम लोगों ने 25 से 50 सीटें निकालना तय है। अगर ये निकालने में कामयाब हो जाते तो देश को नीति निर्धारित करने का काम भारत के मूल निवासी अपने हाथ में शुरू कर देगा। यहाँ से ब्राह्मणवाद और पेशवाई का काउंटडाउन शुरू होगा। नहीं, लेकिन ताकि ये पहला चुनाव है हमारा, आगे अवसर ही अवसर है। दिसंबर से पहले हमारे पास महाराष्ट्र का इलेक्शन है। जी। महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा, पूरे देश की ताकत जब लगा देंगे क्या होगा? 75 से 80 सीटें महाराष्ट्र के इलेक्शन में निकालना असेंबली में तय है, ताकि दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में भी बीएमपी के बगैर कोई गवर्नमेंट ना बनाए। फिर 16 में बिहार का इलेक्शन है, 17 में गुजरात और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। हर साल हमारे पास अवसर है। नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मातंग साहब, मैं आपके आत्मविश्वास को तो देख रहा हूँ, लेकिन एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस विचारधारा के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उस विचारधारा को लेकर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपकी ही सीटें निकलेगी, ऐसा आप कैसे मान सकते हैं? मतलब इसके पीछे का क्या गणित हो सकता है? जो उस विचारधारा के नाम पर केवल बातें करते हैं और व्यवहार में अगर विचारधारा के विरोध की नीतियां और पॉलिसी है, तो आप कैसे मानोगे वो विचारधारा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बात तो नीतियों की और उनके नेताओं की हो गई। हाँ। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो तो आम वोटर्स की बात है। जो आम जनता जो है वो तो एक निश्चित रूप से किसी विचारधारा को मानते हैं और वो विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। वो ये नहीं जानते कि भाई नेता क्या कर रहा है, उसकी नीति कैसी जा रही है, लेकिन क्या वोटों का बंटवारा नहीं होगा इसमें? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हमने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, किसी नेताओं को या किसी पॉलिटिकल पार्टियों को फ्रेम में रखकर नहीं बनाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने हमारे मिशन को कामयाब करने की स्ट्रेटेजी बनाई। जी हाँ। भारत की राजनीति वर्तमान में मुस्लिम द्वेष पर आधारित हो गई है। अच्छा। मुस्लिम द्वेष पर आरएसएस, बीजेपी SC, ST, OBC को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करती है। जी। आरएसएस, बीजेपी SC, ST, OBC को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करती है, और कांग्रेस आरएसएस, बीजेपी का डर बताकर मुसलमानों को अपने पाले में इस्तेमाल करती है। जैसे आज ही बुखारी का स्टेटमेंट है, कांग्रेस से डर बता रही है, हमको वोट नहीं दिया बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट नहीं दिया मोदी आ जाएगा। तो दोनों डर की, मतलब कम्युनल और सेक्युलर की राजनीति कर रहे हैं। हमारी समस्याओं का कोई चुनावी मैनिफेस्टो में किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। नॉन इश्यू को इश्यू बना के रखा हुआ है भारतीय राजनीति में। इसलिए चुनाव के वक्त कम्युनल और सेक्युलर का मुद्दा चल जाता है। जब आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, अगर कांग्रेस कहती है मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करते हैं तो मुसलमान उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने चालाकी किया, सच्चर कमीशन बिठाया और आरएसएस, बीजेपी को आंकड़े उपलब्ध करवा दिया कि तुम लोगों से ज्यादा सत्यानाश हमने किया है। ये बात अलग है, मुसलमानों को पता चलने नहीं दिया। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। अब उनकी पूरी राजनीति को खत्म करने के लिए हमने भारत में 100 मुसलमानों को टिकट दी है। हमारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जी। 100 मुसलमानों को टिकट दी है। अच्छा। ताकि कोई भी पार्टी 100 मुसलमानों को टिकट दे नहीं सकती। 131 पहले से रिजर्व है SC, ST की, वहां कैसे देंगे मुसलमानों को? अगर 100 और दे दिया 231 हो गई।
और वर्तमान में यूपीए और एनडीए कांग्रेस बीजेपी सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ती है तो 300 350 से ज्यादा नहीं लड़ाती। अगर 231 इनको मिल गए SC ST मुस्लिम को, ओबीसी कहाँ जाएगा? अगर ओबीसी को भी देते हैं तो 15% मनुवादियों के हिस्से में क्या रहता है? इसलिए वो हमारी नकल भी कर नहीं सकते। आज की तारीख में हमने 100 मुसलमानों को इसलिए टिकट दी ताकि मुस्लिम कैंडिडेट जब SC ST ओबीसी के बीच में जाएगा और ओबीसी का हमारा SC ST ओबीसी का कैडर जब मुस्लिम के बीच में जाएगा तो ग्रास रूट पर भाईचारा पैदा करने का हमारा कार्यक्रम है। तो परमानेंट उनकी राजनीति खत्म करने की हमारी रणनीति है, ये है स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक बात बताएं कि मुस्लिम समुदाय जो है या फिर जो अन्य अल्पसंख्यक है, चाहे फिर बुद्धिस्ट हो, चाहे फिर जैनिस्ट हो या फिर ईसाई हो, ये सारे लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ क्यों आएंगे? वो सारे लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ इसीलिए आएंगे जी, ताकि उनकी वास्तविक जमीनी लड़ाई लड़ने का कोई काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं क्या वो बहुजन मुक्ति पार्टी के एजेंडा पर आती है? वही बता रहा हूँ मैं जी। उनकी कोई भी भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी समस्याओं का मैनिफेस्टो तो ठीक चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। आज 52,000 मुसलमानों को, निर्दोष मुसलमानों को जेल में बंद करके रखा है। इंडिया टुडे का बिल्कुल आंकड़ा है। हाँ, कि जेलों में ज्यादा है, बाहर कम है। निर्दोष मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर जब जेल में बंद कर देते 25-30 साल के बच्चे को, उसका बच्चा अगर 5 साल का है, उसका परिवार तबाह हो गया, एजुकेशन तबाह हो गया, परिवार पूरा तबाह हो गया, और 15-20 साल के बाद बोला ये निर्दोष है। क्या मतलब रहा? उसका कोई मतलब रहा? उसका पूरा कैरियर, उसका जनरेशन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, वो तो जनरेशन खत्म हो गया। जी जी जी। तो उनका 52,000 निर्दोष मुसलमानों की भारत में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, लड़ाई लड़ने को। पहली बार हमने हिम्मत की और मैंने ही डिक्लेयर किया हम औरंगाबाद से हिमायत बेग को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, डिक्लेयर किया। लोगों ने पूछा, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने, अलग अलग लोगों ने पूछा, ये तो बहुत बड़ी घटना है, आप इतना रिस्क कैसे लेते हो? हिमायत जीते या हारे? मैंने कहा ये सेकंड मुद्दा है, 52,000 मुसलमानों में से डर निकालना मेरा एजेंडा है। तो मैंने कहा NRI ने जब क्लीन चिट दिया हिमायत को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सामान्य संस्था नहीं है, भारत की सबसे बड़ी संस्था। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दिया, बेंगलोर पुलिस ने क्लीन चिट दिया, तो किस आधार पर आप कह रहे हो? अगर इन्होंने क्लीन चिट दिया, गलत दिया, तो केंद्र सरकार इनके ऊपर क्यों आरोप, केंद्र सरकार इनकी जांच क्यों नहीं कर रही है? इनको अगर इतनी बड़ी एजेंसियां ने क्लीन चिट दिया, झूठा क्लीन चिट दिया, तो केंद्र सरकार इनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। तो वो मुद्दे जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, इसको कोई टच करना नहीं चाहता आज की तारीख में, क्योंकि सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है। और हमने हमारा मिशन का आधार पर वोट बैंक की राजनीति सेकेंडरी है। जब हम जन आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं तो अपने आप वोट की राजनीति कामयाब हो जाती है। अब दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो आप इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं और आप जन आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, दो चीजें। इन दोनों चीजों को आपस में कैसे जोड़ रहे हैं आप? मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनाव को हम माध्यम बना रहे करोड़ों लोगों को मोबिलाइज करने का। अच्छा, चुनाव को माध्यम बनाया हुआ है करोड़ों लोगों को मोबिलाइज करने का। जब करोड़ों लोगों तक मैसेज जाता है तो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों में जो उनकी दलाली करने वाले लोग हैं या एजेंट के तौर पर काम करने वाले हमारे समाज के लोग हैं, अच्छा, उनकी समस्या पैदा हो जाती है उस मुद्दे पर बोलने का। अगर बोलता है हमारे मुद्दे पर तो उसका मालिक नाराज हो जाता है, अगर नहीं बोलता है तो हमारे समाज के लोग नाराज हो जाते हैं, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हो तुम, जब ये लोग बोल रहे। तो बड़ी संकट में फंसे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए मातंग साहब, आपने बात की कि ये जो सेज आए या फिर नई आर्थिक नीति आई, इस नीति ने भारत का सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल ऐसा आपका मानना है? मानना नहीं, आंकड़े उपलब्ध है। तो आंकड़े उपलब्ध है। आप मुझे ये बताएं कि बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसा वो कौन सा खाका बनाती है कि इस नीति को बदल दे? क्योंकि वर्तमान उन लोगों ने जी सारा सत्यानाश का अभियान चलाया हमारे समाज का। अच्छा, कांग्रेस वो नीतियां बनाई, बीजेपी ने भी वही नीतियां बनाई। हाँ बिल्कुल, वो दोनों ने एक दूसरे की नीतियों को आगे बढ़ाया और उसका रिजल्ट ये आ गया 83 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 29 करोड़ भुखमरी का शिकार। यस, ये आंकड़े उपलब्ध है। 47 में 1 करोड़ झोपड़पट्टी में थे, अभी 12 करोड़ चले गए। उस समय बेरोजगार कोई नहीं था, 7 करोड़ बेरोजगार होंगे। तो उन्होंने ये जो, उसके बावजूद भी ये नीतियां जो बनाई हमारे समाज को बिल्कुल
नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी के पास क्या नीति? वही बता रहा हूँ जी। उन्होंने ये जो नीतियां बनाई तो उन्होंने अपने समर्थन के लिए पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। भारत के पहले बजट में कृषि के ऊपर 13% बजट था। 67 साल में 13 का 26 नहीं हुआ, 1.5% हो गया। उद्योग के ऊपर 5% था, अब आप देख सकते हो उद्योग के ऊपर अनलिमिटेड है। तो उन्होंने जिनके लिए काम करना चाहिए था नहीं किया। मैं आपको 2 मिनट में आंकड़े उपलब्ध करा देता हूं। 2010 और 11 के बजट में केंद्र सरकार ने 4,80,000 करोड़ पैकेज के नाम पर उद्योगपतियों को नॉन रिफंडेबल दे दिया, फ्री में। वो तो ऋण दिया है। नॉन रिफंडेबल है, ऋण भी नहीं है, नॉन रिफंडेबल बता रहा हूं मैं शब्द। हाँ। पैकेज के नाम पर 12-13 के बजट में 11-12 के बजट में 5,40,000 करोड़। 13-14 के बजट में उन्होंने 5.5 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ नॉन रिफंडेबल। इस देश में किसान को लोन चाहिए, 12 महीने चक्कर काटना पड़ता है। मालिया को लोन चाहिए, टेलीफोन पर 10,000 करोड़ की मिल जाती है। तो हमने उन किसानों के लिए अलग से कृषि मंत्रालय, अलग से बजट के, जैसे रेलवे का बजट अलग है, ऐसे बजट का प्रोविजन किया। अच्छा, ये अलग है। दूसरा, हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहने वाले लोग हैं, उनको प्रति माह 11,000 रुपया देने का प्लान बनाया। प्रति माह 11,000 रुपया देने का प्लान बनाया 20 करोड़ परिवारों को। कैसे? ताकि 5 लोगों का परिवार है, उनको सम्मानीय जीवन निर्वाह निधि के तहत 11,000 का हमने योजना बनाई। उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो अपने आप वो जो कमाने खुद लायक हो जाएगा, तो मोहताज नहीं रहेगा किसी का। तो 11,000 रुपया पर मंथ देने का प्लान किया। तो लोग पूछते कहां से आएगा पैसा। मैंने बताया देश में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। पूंजीपतियों को फ्री में देते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी आई तो उद्योगपतियों से रिकवरी करेगी। ये जनता का पैसा है, ये देश का पैसा है, उसको रिकवरी किया जाएगा और देश विकास में लागू किया जाएगा। नंबर 2, हमने एजेंडा बनाया कि भारत में जितने भी धार्मिक संस्था है, जितने भी मंदिर है, अनलिमिटेड और अनकाउंटेड मनी उनके अंदर है। आपको मालूम है पद्मनाभी मंदिर में 5 लाख करोड़ का निकला था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, आगे नहीं खोला जाएगा। उन सारे धार्मिक संस्थानों का, धार्मिक मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और जनता का पैसा है, वो जनता के हित में और देश के विकास में लगना चाहिए। हम जो मुद्दा उठा रहे, कोई पार्टी की हिम्मत नहीं है नकल तक कर पाए, नकल तक कर पाए। हमारे 55 मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं। अच्छा, और मुद्दा है कृषि आधारित जहाँ प्रोडक्ट होता है, 10 गांव में एक उद्योग लगाना चाहिए। 10 गांव के बीच में एक उद्योग लगाना चाहिए जो कृषि रिलेटेड है। होता क्या है, अगर किसान गेहूं पैदा करता है तो 10-12 रुपया उसको होलसेल में मिलता है। वो गेहूं अगर ब्रिटानिया की कंपनी में चला जाता है तो 250-300 रुपया केजी हो जाता है। अगर किसान आलू पैदा करता है तो 2-4 रुपया होलसेल में मिलता है, 5 रुपया। अगर अंकल चिप्स बन जाता है 200 रुपया किलो चला जाता है। तो वो हम लोगों ने प्लान बनाया। बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आई तो 10 गांव के बीच में हम बकायदा कृषि आधारित इंडस्ट्री लगाएंगे और वो 10 गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई अपने माँ बाप को, बहन बेटियों को छोड़कर यूपी बिहार में कमाने नहीं, यूपी से बिहार बॉम्बे तक, बिहार से बॉम्बे तक नहीं आएगा, वहाँ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप इससे क्या होगा, जो अनलिमिटेड जो पैदावार करने वालों को कुछ नहीं मिलता और मैन्युफैक्चरिंग वालों को अनलिमिटेड, वो पैसा का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं वोट खरीदने के लिए। तो उनका भी जो ऑक्सीजन का, जो उन्होंने अनलिमिटेड ऑक्सीजन का उन्होंने पाइपलाइन बना रखा है, वो पाइपलाइन काटने का कार्यक्रम बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, एक आपके मीडिया के संदर्भ में एक एजेंडा। जी जी बिल्कुल, मीडिया के संदर्भ जी बिल्कुल कहें। वर्तमान मीडिया मैनेजेबल मीडिया है, क्योंकि डेंसू कंपनी अगर 500 करोड़ इमेज बनाने के लिए राहुल की मीडिया को देती है, 1000 करोड़ एप्को वर्ल्ड वाइड को अगर मोदी देता है, मीडिया को ही तो मैनेज करते हैं ना इमेज बनाने के लिए। तो हमने प्लान बनाया
कि जो भी मीडिया अगर अंधश्रद्धा और कर्मकांड को फैलाने का काम करेगा, 24 घंटे में बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आई, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि अंधश्रद्धा फैलाने का मतलब है संविधान के विरोध का काम करना, संविधान विरोध का मतलब संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी काम करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये केवल इलेक्शन की नहीं है, जनरेशन की लड़ाई है। अच्छा, तो ये जो आप इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वाराणसी में आपने मोदी के खिलाफ लड़ने का जो बीड़ा उठाया है, कहाँ देखते हैं आप मोदी के खिलाफ मातंग साहब को? मोदी के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से वहां फाइट करेगी, ताकि बहुजन मुक्ति पार्टी का जो बैकग्राउंड है वो इस मूवमेंट को चलाने वाले लोगों ने, माननीय कांशीराम जी साहब ने जो शुरू किया था वामसेप के माध्यम से, बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जी। तो उस समय उनका 13 स्टेट में 140 जिले में नेटवर्क था। आज हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका नेटवर्क ही पूरे 30 राज्य में, 535 जिले में, 4000 तहसील में और 2 लाख गांव तक नेटवर्क है। 30 अप्रैल के बाद पूरे भारत में चुनाव खत्म हो रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश में 12 मई और 7 मई 12 मई, जहां तो पूरे देश की ताकत, कम से कम 10,000 लोगों को हम लोग उतारने का प्लान किया है। और आज की तारीख में 2000 वाराणसी में जितने भी 2000 गांव में मुखिया या सरपंच है, उनका मोबाइल नंबर साथ और उनका टेलीफोन नंबर के साथ और कौन सी बिरादरी से उसके साथ हमारे पास सारा डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है। और वो ऑल इंडिया से खुद ही लोग अपना टिकट निकाल कर वाराणसी पहुंचने वाले हैं। और वहां पर मोदी को वहां पर बड़े पैमाने पर चुनौती मिलने वाली है। इसका कारण है, तो वाराणसी के लोग देंगे ना साहब, उसका कारण है मोदी वर्तमान में उत्तर प्रदेश बिहार में जो बैकवर्डों की राजनीति का शिकार थे, उमा भारती, कल्याण सिंह और विनय कटियार प्रभावहीन हो गए। इसीलिए बीजेपी ने उसको चेहरा आगे किया कि ओबीसी का आदमी को प्रधानमंत्री बना दे। बात करता है कि मैं भी पिछड़े वर्ग का हूं, 16 साल में गुजरात में मुख्यमंत्री है, एक भी पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाया नहीं, एक भी मुद्दा नहीं उठाया 16 साल में। पिछड़े वर्ग की बात करता है, क्यों नहीं उठाया? फिर अगर वो कहता है मेरा सीना 56 इंच का है, मैं हमेशा मेरी जाहिर सभा में कहता हूं, तो मैं तो खुले मंच पर गुजरात में भी चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी, अगर आपका सीना 56 इंच का है तो जाति जनगणना, ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा कर उठाकर देख। अगर आपका सीना 56 इंच का है तो क्रिमिनल हटाने की बात उठाकर देख। अगर आपका सीना 56 इंच का है तो अति पिछड़े वर्ग के लिए आयोग गठित करने के लिए मुद्दा उठाकर देख। एक मुद्दा उठाकर देख पिछड़े वर्ग का। तुम बोलते हो ना नहीं उठा सकता, क्यों? उनके आका लोग हैं, उनके मालिक लोग हैं। अगर ये मुद्दा उठाया तो कल ही उनका कहां मोदी आसमान से कहां जमीन पर पटकेगा वो मोदी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमने ओबीसी का मुद्दा, SC/ST ओबीसी का मुद्दा जब वहां पर उठा रहे हो मुस्लिम का, तो जेन्युइन मुद्दे जिनको मालूम नहीं है तब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा इस्तेमाल करने के लिए नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है और हमारा कैडर इस काम में लगा हुआ है। तो मोदी को अभी भारी पड़ता है लोगों को ये जवाब देना, आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई बाहर से कैडर तो वहां पर जाएगा, जो आपकी पार्टी का कैडर है वो तो प्रचार करेगा, लेकिन वोट जो देंगे वो तो वाराणसी के लोग देंगे ना। वोट देंगे वाराणसी के लोग। भारत में कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ जातियां न रहती हो। जी, इस बात को मान रहे हो? बिल्कुल, ये जातियों का देश है, जातियों का देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। बिल्कुल। तो हमने 6000 जातियों को जो मुहिम जोड़ कर रखा है, आज की तारीख में 4000 जातियां हमारे मूवमेंट में काम कर रही है। तो हमने सिलेक्ट किया है कि कम से कम एक पर्टिकुलर जो मेजर कास्ट है, जाति है, उसके 100 कैडर को उधर लगा देंगे पूरे भारत से बुलाकर। क्या बात है, क्या बात है। 100 लोगों को बुलाएंगे, एक जाति के लोगों को। अगर पासवान ज्यादा है तो पासवानों को बिहार से बुला लेंगे। अगर उत्तर बंगाल के लोग भी वाराणसी में है 15 गांव, बंगाल के लोग आ जाएंगे 100 लोग। अगर एमबीसी के 100 लोग बुला लेंगे। तो हमारा स्ट्रेटेजी पूरा अलग है। तो जब उसी का बिरादरी का आदमी जब उसके अंदर जाता है और उसी की बात समझा रहा है, जब उसी की बात समझा रहा है, उसी का ही बिरादरी का आदमी
तो उसको बात जल्दी समझ में आती है। तो हमने ऐसा ऑल इंडिया का रणनीति बनाया है, पूरे भारत से 10,000 लोग, डिफरेंट कास्ट के लोगों को उन्हीं की बिरादरी के बीच में हम पहुंचा देंगे, ताकि एक नियरेस्ट जो डिस्कस शुरू होगा उनका, कि उनका समाज आज कहाँ खड़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो समझाने में वो कैडर माहिर, हमारे कैडर माहिर है समझाने में। तो उनको बिरादरी के लोगों को जब पता चलेगा कि हमारा केवल 67 साल की आज़ादी में इस्तेमाल हुआ है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो वोटर को आकर मोबिलाइज करने का काम तो ऑर्गेनाइज वे में होता है ना। जी जी बिल्कुल। या तो मीडिया करता है, मीडिया का तो टेम्पररी हवा होता है। हम हवा, मोदी का भी हवा चल रहा है केवल मीडिया में, हम हवा में नहीं चल रहे, हम जमीन पर चल रहे हैं। हवा तो आपको मालूम है, महाराष्ट्र में कभी राजा ढाले का भी था, अभी भी जिंदा है। कोई पूछ रहा है क्या? हवा कब निकल जाती है पता नहीं चलता। हम हवा में नहीं चल रहे, हम जमीन पर चल रहे हैं। बिल्कुल, और हमने जमीन बहुत अच्छी नीतियों के साथ मातंग साहब आप निकले हैं। हमारा वक्त भी जाता रहा है। हम आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी के एक अध्यक्ष के रूप में, और वहां पर जहां एक पार्टी ने अपने उम्मीदवार को प्रधानमंत्री का दावेदार बना रखा है, वहां उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं। आप इस मंच से, नीति राजनीति कार्यक्रम से हमारे दर्शकों के लिए आप अंतिम टिप्पणी क्या देंगे? मैं अंतिम टिप्पणी ये देना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को केवल ओबीसी में जाति जनगणना के मुद्दे पर अवेयरनेस आ रहा है, उसको उस अवेयरनेस को दबाने के लिए, वापस उनका हिंदूकरण करने के लिए, ब्राह्मणीकरण करने के लिए मोहरे के तौर पर आगे किया हुआ है। बनाने वाले नहीं है उसको, क्योंकि जिस राज्य में एक बार नॉन ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया, दोबारा ब्राह्मण दूर तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। गुजरात लेबोरेटरी आरएसएस की, बीजेपी की, आप वहां भी वो नहीं बना सकते। चिमन भाई पटेल नॉन ब्राह्मण था, केशुभाई पटेल नॉन ब्राह्मण, माधव सिंह सोलंकी नॉन ब्राह्मण, अमर सिंह चौधरी आदिवासी नॉन ब्राह्मण, नरेंद्र मोदी नॉन ब्राह्मण। राजस्थान उनका गढ़ है। अशोक, कांग्रेस का था अशोक गहलोत ओबीसी, बीजेपी आई वसुंधरा सिंधिया मराठा। अपने हिस्से में ही नहीं बना पाते। बिहार में, महाराष्ट्र में शरद पवार से लेकर अशोक चौहान से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक। जी जी जी, एक अंतिम शॉर्ट में टिप्पणी दीजिए। उसी तरह मध्य प्रदेश में उनका ही गढ़ है, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान जी नॉन ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश में मुलायम मायावती नॉन ब्राह्मण। बिहार में लालू नीतीश नॉन ब्राह्मण। एक बार नॉन ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया, दोबारा ब्राह्मण बन नहीं पाया। और एक बार अगर नॉन ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बना दिया तो 7 पीढ़ियों तक ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री दूर दूर तक कुर्सी दिखाई नहीं देगी। इसलिए वो बनाने वाले नहीं है, केवल इस्तेमाल नरेंद्र मोदी का करने वाले हैं। मित्रों, जातियों को खत्म करना है, इस्तेमाल जाति का करना होगा, और जाति को बनाए रखने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं जातियों का। बहुजन मुक्ति पार्टी एक जाति विहीन समतामूलक समाज के निर्माण में काम के लिए लगी है, और इसका ऐलान वाराणसी में हुआ है, और मातंग साहब वहीं से इस मजबूत नीति के साथ लड़ाई में कूद पड़े हैं। मातंग साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।